डॉक्टर बस अभी गए हैं। उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और शायद उनकी मृत्यु जितना सोचा था उससे पहले हो जाए। मुझे भी मेरी जिंदगी की चिंता होती है। सच में मैं उदास हूं कि वो शायद आसपास नहीं होंगे, लेकिन उनको तो जिंदा जला नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये है 1800s का समय। जब एक आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी वाइफ से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दे। इस प्रैक्टिस को सती कहते हैं। अपने हस्बैंड को आफ्टर लाइफ में फॉलो करके उसकी ड्यूटीफुल वाइफ बने रहने को ऑनरेबल माना जाता है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक विडो की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बुरी लगती है। मेरे हस्बैंड की मौत के बाद एक बहुत बुरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। विडोज को जेवर पहनना, सिंदूर लगाना, रंगीन कपड़े पहनना, अपने बाल दिखाना, यहाँ तक कि हंसना भी अलाउड नहीं होता है। उन्हें तो फैमिली गैदरिंग्स का हिस्सा बनना भी अलाउड नहीं होता है। कुक करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कुछ भी करना अलाउड नहीं होता है। इस चीज तक भी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो किस तरह का खाना खा सकती है। विडोज को अपने ही घरों में आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड की मौत का शोक हमेशा मनाते रहें। उन्हें नॉर्मल जिंदगी तक जीना अलाउड नहीं होता। दोबारा शादी करने के बारे में तो भूल ही जाइए। ये सब सोचने के बाद बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। लेकिन क्या मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है? हाउ दर्द हो रहा है। अगर इसमें इतनी तकलीफ है तो मैं सोच ही नहीं सकती कि एक जलती हुई चिता में कूदना कैसा होगा। मैंने कुछ औरतों को रेजिस्ट करते देखा है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती चिता में धक्का दे दिया गया। औरतों को कभी कभी चिता से बांध दिया जाता है। रुकिए, शायद दरवाजे पर कोई आया है। मेरा भाई अभी घर पर एक पैम्फलेट लेकर आया है। इसमें सती के बारे में कुछ लिखा है। काश मुझे पढ़ना आता। पता है, इन पैम्फलेट्स और बाकी प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, न्यूज के जरिए न्यूज बहुत जल्दी पहुंच जाती है। क्योंकि वो सस्ते हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद सकते हैं। अब चूंकि ये देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, तो मैं देख और सुन सकती हूँ पूरे देश के आदमियों को सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और यहाँ तक कि रिलीजियस इश्यूज के बारे में भी बातें करते हुए। इस बारे में अब खुलकर चर्चा होती है। रुकिए, मेरे भाई ने ये पैम्फलेट मुझे समझाया। ये कहता है कि सती को लॉ ने खत्म कर दिया है। अब किसी को सती होने के लिए मजबूर करना या इस बारे में सुझाव देने की वजह से जेल हो सकती है। तो सती को बैन कर दिया गया है। पता है, मेरे फादर बताते थे कि मुगल एम्प्रेस जैसे कि अकबर और औरंगजेब ने अपने शासन में भी सती जैसे प्रैक्टिसेस बाहर कर दी थी।
तो ब्रिटिशर्स ये करने वाले फर्स्ट नहीं है। मुझे बहुत राहत मिली है। यहाँ तक कि विलेजर्स भी पुलिसमैन की तरफ से आए एक नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो सती की प्रैक्टिस अलाउ करने के खिलाफ चेतावनी है। अब वो मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह की चीजों को बहुत सीरियसली ले रही है। ब्रिटिशर्स इस प्रैक्टिस को बैन करने के लिए कड़े कदम उठाते दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इनिशिएटिव एक्चुअली हम इंडियंस की तरफ से आया है। राजा राम मोहन रॉय उन लोगों में से एक है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। यहाँ तक कि वो कैलकाटा में एक ऑर्गेनाइजेशन के सह संस्थापक भी है। ब्रह्मो समाज औरतों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उनका ये भी मानना है कि विडो होने के बाद औरतों को दोबारा शादी करना अलाउ होना चाहिए। पता है, राजा राम मोहन रॉय एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्हें उन स्कूल्स में एडुकेट किया गया जिन्हें वेस्टर्नर्स रन करते थे। वो पर्शियन, संस्कृत, अरबिक, लैटिन और बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने वेदास और कई और लिटरेचर पढ़े हैं। उन्होंने पाया कि वेदास में ऐसी प्रैक्टिसेस की कहीं कोई बात ही नहीं है, और जिन चीजों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है उनमें से एक था सती को खत्म करना। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ दिलाया और ब्रिटिशर्स ऐसी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को खत्म कर देना चाहते थे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है ना? सीक्रेट टेक्स्ट में ऐसी जानकारी ढूंढना और ऐसी रेफरेंसेस निकालना जो हमारे क्लेम्स को सपोर्ट करते हों। लेकिन इससे हमारे समाज में रह रही विडोज की हालत में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। पहले के समय में विडोज को बहुत सी इंडिग्निटीज को बर्दाश्त करना पड़ता था। सिर्फ एक ही रास्ता था, सती। किसी ने कभी विडोज की दोबारा शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं, जब तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात का पक्ष नहीं लिया कि विडोज को दोबारा शादी करना अलाउड होना चाहिए। उन्होंने भी अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का एग्जाम्पल दिया जिसमें विडोज की दोबारा शादी करने के बारे में लिखा था। उनके सुझावों को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अडॉप्ट किया और 1856 में एक लॉ पास किया गया जो विडोज की दोबारा शादी करवाने की अनुमति देता था। आज भी बहुत सी विडोज की दोबारा शादी नहीं होती है, लेकिन कम से कम रिफॉर्मर्स के किए काम की वजह से दोबारा शादी करना एक विकल्प बन गया। दूसरे रिफॉर्मर्स जैसे कि वीरेसलिंगम पंतुलु, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से थे, और दयानंद सरस्वती बॉम्बे से, ने विडोज की दोबारा शादी के आइडिया को पूरे देश में ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए काम किया, और उस वक्त ये बहुत सी विडोज के लिए एक राहत बनकर आया। मैं जानती हूँ कि आज ये अजीब लग सकता है, लेकिन उन दिनों में औरतों को हर चीज के लिए आदमियों पर निर्भर होना पड़ता था। उन दिनों की औरतें उस दिन का इंतजार करती थी जिस दिन वो आजादी से अपने लिए ये तय कर सके कि वो क्या करना चाहती है। मेरा आज बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे पास एक अच्छा प्लान है। माँ, देखो ना, क्या मुझे फीवर हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ है ना। क्या स्कूल स्किप करने के लिए ये तुम्हारा एक बहाना है? नहीं, मैं इतनी सिक हूँ कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। सुनो, एजुकेशन को इतना लाइटली मत लो। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि तुम आज स्कूल जाओ, और उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है, बहुत सारी। और नहीं, मैं मम्मी और डैडी की बात नहीं कर रही हूँ। ये स्ट्रगल सेंचुरीज पुरानी है।
ऐसा माना जाता था और एक्चुअली आज भी मानते हैं कि औरतों का काम है सिर्फ मैरिज करना, किड्स पैदा करना, फैमिली की केयर करना और अपने हस्बैंड के साथ मर जाना अगर वो उससे पहले मर गया है तो। उस समय में चाइल्ड मैरिज काफी प्रेवलेंट थी। चिल्ड्रन जो कभी कभी 7 या 8 इयर्स ओल्ड जितने यंग थे उनकी शादी कर दी जाती, वो तो एक सेकंड या थर्ड ग्रेड का चाइल्ड होगा। थैंकफुली कुछ लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है। मिड 19th सेंचुरी में कुछ 200 इयर्स पहले राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स और प्रार्थना समाज जैसी रिफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कस्टम के अगेंस्ट एडवोकेट करना शुरू किया। लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में जाकर पास हुआ। इस एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि ग्रूम कम से कम 18 इयर्स ओल्ड हो और ब्राइड कम से कम 16। इस लिमिट को बाद में रेज कर दिया गया 21 तक मेन के लिए और 18 विमेन के लिए। चाइल्ड मैरिजेस की प्रैक्टिस तब भी नहीं रुकी और सैडली ये आज भी हो रहा है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में 20% से ज्यादा गर्ल्स की मैरिज उनके 18 इयर्स के होने से पहले ही कर दी जाती है। लेकिन बहुतों को लगता है कि मैरिजेबल एज को रेज कर देना चाहिए क्योंकि लाइफस्टाइल बदला है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है। खैर, उन दिनों में गर्ल चिल्ड्रन को कंडीशन करना आसान था कि वो ये मानने लगे कि वो मेन से इंफीरियर हैं और उन दिनों में वुमन के लिए लिटरली एजुकेट होने का कोई रास्ता नहीं था। वहां ट्रेडिशनल स्कूल्स थे लेकिन उनमें उन्हें स्टडी करना अलाउड नहीं था और उनके लिए उस कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए जिसके साथ उन्हें रेज किया गया उन्हें एजुकेशन की जरूरत थी। अब एक लड़की खुद को कहां एडुकेट कर सकती थी? तब कुछ रिफॉर्मिस्ट थे जो विमेन की एजुकेशन के इशू को एड्रेस करना चाहते थे और उन्होंने नए स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए। रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए स्कूल सेटअप किए जिन्हें एजुकेशन डिनाई कर दी गई थी, विमेन और लोअर कास्ट। एक मजेदार बात, सावित्रीबाई फुले को इंडिया की फर्स्ट लेडी टीचर और हेडमिस्ट्रेस माना जाता है। एक मिनट, लेकिन उन्होंने स्कूल कहाँ अटेंड किया? उन्होंने वो स्कूल्स अटेंड किए जिन्हें स्कॉटिश मिशनरीज चलाते थे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के वीकर और नेग्लेक्टेड सेक्शंस को एजुकेट करने में एक अहम भूमिका निभाई। और पता है, उस समय उनके लिए ये एक असल चैलेंज था। अपर कास्ट के लिए ये थॉट कि एक लोअर कास्ट वुमन स्कूल जा रही है कहीं ज्यादा रिपल्सिव था इस तुलना में कि लोअर कास्ट स्कूल जा रही है। इससे एक टैबू माना जाता था। लोग, दोनों मेन और विमेन, सावित्रीबाई फुले पर गाय का गोबर फेंका करते थे और कभी कभी उन्हें पत्थर भी मारते। ये इतना ज्यादा होता था कि सावित्रीबाई फुले हर रोज स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्लोथ्स का पैर लेकर जाती। वो क्लास में जाने से पहले क्लोथ्स का फ्रेश सेट पहनती। इस कंट्री में लड़कियां अब स्कूल जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी इंडिग्निटी सही और उस हरासमेंट के आगे डटी रही। हिंदू महिला विद्यालय सबसे पहले गर्ल्स स्कूल में से एक था जो उस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करता था जो बॉयज को दी जाती थी। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आर्य समाज ने भी लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल्स की स्थापना की, लेकिन वो लेसन्स जो कई सालों की कंडीशनिंग से सीखे हों वो एक दिन में भूलते नहीं हैं। क्यों? तो लोग बहुत जल्दी से अपनी बेटियों को एजुकेट करवाने के लिए नहीं ले गए। कुछ ऐसे भी थे जो सोचते थे कि वर्ल्ड उनकी बेटियों को करप्ट कर देगा और उस वक्त लोग अपनी बेटियों का घर से निकलना भी बंद कर देते थे, इसी सोच के चलते कि तुम अकेली स्कूल तक कैसे जाओगी,
तुम्हारे साथ कौन जाएगा? क्या वहां तुम्हें टीच करने के लिए एक फीमेल टीचर होगी? तुम आदमियों के आसपास कंफर्टेबल नहीं होगी। वो सवाल थे जो लड़कियों को बर्दाश्त करने पड़ते थे। लेकिन असल सवाल ये थे कि घर के सारे काम कौन करेगा अगर तुम स्कूल चली जाओगी? अगर तुम स्कूल गई तो क्या तुम ज्यादा एजुकेटेड होके मुझसे ज्यादा जान जाओगी? क्या तुम्हें एक आदमी पढ़ाएगा? और इस तरह लिबरल आदमियों ने अपनी बेटियों को घर पर पढ़ाया। फादर्स ने पढ़ाया, हस्बैंड्स ने पढ़ाया और कभी कभी औरतों ने खुद को खुद ही सिखाया। एग्जाम्पल के लिए राशुंदरी देवी, जो बहुत लिमिटेड स्कूलिंग के साथ एक वर्ल्ड रिनाउंड ऑटोबायोग्राफर बनी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने एक कैंडल की फ्लिकरिंग लाइट की मदद से पढ़ना और लिखना सीखा। होने के लिए आदमियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। उन दिनों सावित्रीबाई फुले जैसी कई औरतें थी जिन्होंने दूसरी औरतों को पढ़ाना शुरू किया, जिनके बारे में वो जानती थी कि उन्हें एजुकेशन से दूर रखा गया था। मुस्लिम हाउसहोल्ड्स में वो औरतें जिन्होंने अरबिक सीख ली थी, उन्होंने दूसरी औरतों को एडुकेट किया और जब उन्होंने कुरान पढ़नी सीख ली तो मुमताज अली जैसी रिफॉर्मर्स ने उसकी सेक्रेड वर्सेस को फिर से इंटरप्रेट किया और औरतों की एजुकेशन का पक्ष लिया। बाद में औरतों को एजुकेट करने में भोपाल की बेगमों ने एक अहम किरदार निभाया। बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने यहाँ तक कि पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल्स की स्थापना की। समाज में मौजूद कॉन्जर्वेटिव आइडियाज और रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ अपने व्यूज को लेकर वो बहुत वोकल थी। औरतों को 1880 में जाकर यूनिवर्सिटी में अपनी जगह मिली और तब औरतें वो बनी जो वो बनना चाहती थी। कुछ डॉक्टर्स, कुछ टीचर्स, लेकिन सिर्फ कुछ औरतें, सब नहीं। औरतों ने जल्द ही ये समझ लिया कि उनकी ये प्लेइंग फील्ड ऊबड़ खाबड़ है और उसे बराबर करना उनकी जिम्मेदारी थी। एजुकेटेड विमेन, रिफॉर्मर्स और स्कॉलर्स जैसे कि ताराबाई शिंदे और रमाबाई ने इस बात पर लिखा और बोला कि कैसे औरतें सोशली ओप्रेस्ड थीं। ताराबाई ने अपने इन्फ्लुएंशियल काम स्त्री पुरुष तुलना, औरतों और आदमियों के बीच की एक तुलना को प्रकाशित किया। रामाबाई यहाँ तक कि पूना में एक विडो शेल्टर भी चलाती थी। शेल्टर उन औरतों को अकोमोडेट करता था जिन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज सहा था। इन औरतों को वो स्किल्स सिखाए गए जो उन्हें खुद को फाइनेंशियली सस्टेन करने में मदद करते थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और कंजर्वेटिव मुस्लिम्स ने विमेन एम्पावरमेंट के इस विचार का विरोध किया। उन्हें लगा कि एक औरत को एजुकेट करना फैमिली वैल्यूज को खत्म और कल्चर को करप्ट कर देगा। लेकिन औरतें, कम से कम वो जो प्रिविलेज थी, इससे आगे निकल चुकी थी। 19th सेंचुरी के एंड तक वो दूसरी औरतों को एम्पावर और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने स्कूल्स शुरू किया, मैगजीन्स एडिट की, बुक्स लिखी और औरतों को अपस्किल करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की। 20th सेंचुरी में उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बनाने शुरू कर दिए और फीमेल सफरेज के बारे में बात करनी शुरू की, जो था औरतों का वोट करने का राइट, क्योंकि उस समय औरतों को वोट करना अलाउड नहीं था। इससे उस समय के पॉपुलर लीडर का साथ मिला, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन विमेन को राइट टू वोट तभी मिला जब 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। हर चीज मुश्किल थी। हर चीज जिसे हम देखते हैं और आज ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि औरतों का यहाँ वहाँ फ्रीली घूमना, वोट करने के लिए लाइन में खड़ी औरतें, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली औरतें, ये सब हो पाने के लिए बहुत से लोगों को अपना खून पसीना बहाना पड़ा था।
मुझे मेरे पुराने कॉलेज में एक डिबेट में बोलने के लिए एक इनविटेशन मिला है। ये डिबेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर है। अब मुझे आजकल के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पता है। अलग अलग लोअर कास्ट के खिलाफ वायलेंस के वो अनप्रोवोक्ड इंस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज डिनाई करना और भी बहुत कुछ। लेकिन मुझे कभी भी ये एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये पास्ट में कैसा था। मैं लकी हूं कि मेरे घर के पास एक सिविल राइट्स म्यूजियम है। चलिए वहां चलकर देखते हैं। हमारी सोसाइटी एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जिसमें कुछ कास्ट्स को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है और बाकियों को इंफीरियर। और इसकी वजह से बनी सोशल इनइक्वालिटीज जिन्होंने लोगों को डिग्निटी, एजुकेशन, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखा। जिस तरह का समाज 19th सेंचुरी में था, कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है। नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में समाज ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास और शूद्रास में बटा हुआ था। ब्राह्मण्स ने ऑक्यूपाई की टॉप पोजीशन। वो खुद को बाकियों से प्योरर और सुपीरियर समझते थे। क्षत्रियस सुपीरियरिटी एंजॉय करते थे वैश्यास और शूद्रास के ऊपर, और वैश्यास सिर्फ शूद्रास के ऊपर, और शूद्रास को बाकी सभी कास्ट से इंफीरियर माना जाता था। प्योरिटी और पोल्यूशन की सोच से भरे इस सिस्टम और स्ट्रक्चर ने शूद्रास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जो बाकी सपोजिड अपर कास्ट थी, उनको लगता था कि सपोजिड लोअर कास्ट को छूने से वो इम्प्योर या पोल्यूट हो जाएंगे। इसने लोगों के कुछ सेक्शंस को अनटचेबल्स बना दिया, और कोई भी सोच जो आज तक इस प्रैक्टिस से जुड़ी है उसे जाना जाता है अनटचेबिलिटी के तौर पर। कुछ इससे भी आगे चले गए और उन्होंने क्लेम किया कि लोअर कास्ट को देख लेने तक से सपोजिड अपर कास्ट पोल्यूट हो जाती हैं। अनसीएबल्स? मजाक नहीं है। यहाँ तक कि लोग खुद को साफ करने के लिए नहाते थे अगर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया है जो उन्हें इम्प्योर लगता था। सपोजिड लोअर कास्ट को कॉमन कुओं से पानी निकालना अलाउड नहीं था। उन्हें कुछ सड़कों पर चलना अलाउड नहीं था। उन्हें यहाँ तक कि वो प्रोफेशंस परस्यू करने भी अलाउड नहीं थे जो दूसरी कास्ट परस्यू करती थी। लोगों को अपनी पूरी जिंदगी उन कास्ट में बितानी पड़ती थी जिनमें वो पैदा हुए थे, और ऐसा इंटेंट किया जाता था कि उनके चिल्ड्रन भी इसी को कंटिन्यू करें। ये एक कभी न खत्म होने वाली साइकिल थी। भक्ति मूवमेंट का शुक्र है कि स्पिरिचुअल इक्वालिटी की एक सेंस इंट्रोड्यूस हुई। कुछ जगहों में लोअर कास्ट को एक्नॉलेज किया गया और कभी-कभी उन रिलीजियस सेरेमनीज में शामिल किया गया जो तब तक उनके लिए फॉरबिडन थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट के बाद भी चीजें बहुत ज्यादा बदली नहीं थी। वो लोग जो सपोजिड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्हें अब भी सिस्टमैटिक ऑपरेशन और अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता। तो अगर भक्ति सॉल्यूशन नहीं थी, तो क्या हो सकता था? इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए। 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स कास्ट सिस्टम और उसकी वजह से बनी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत क्रिटिकल थे। उन्होंने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट तक किया जो हिंदू समाज में मौजूद एम्प्टी रिचुअल्स और इनइक्वालिटीज पर सवाल उठाता था। पहले के रिफॉर्मर्स जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ लड़ा था, वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। अक्सर राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ये देखने के लिए कि प्योरिटी की पुरानी परंपरा को तोड़ा जा सकता है, सपोजिड लोअर कास्ट के लोगों के साथ सीक्रेट डिनर्स का आयोजन करते थे। कौन जानता था कि रिबेलियन इतना डिलिशियस भी हो सकता है, लेकिन इसमें सीक्रेटिव होने जैसा क्या है?
मेरा मतलब है ये सिर्फ एक डिनर था, राइट? देखिए, उस वक्त अगर एक अपर कास्ट का आदमी उनके साथ डिनर करता था जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, तो अपर कास्ट के उस आदमी को भी इम्प्योर माना जाता था। उस व्यक्ति और उसके परिवार को विलेज से बाहर निकाल दिया जाता। उसे पानी और अनाज की एक्सेस मना कर दी जाती और दूसरों के साथ एसोसिएट करना अलाउ नहीं किया जाता। उसे अपने परिवार के साथ दूसरे टाउन जाना पड़ता। इसलिए प्रार्थना समाज और ब्रह्मो समाज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी गई। उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने और पूरे इंडिया में कास्ट सिस्टम की वजह से आई इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने का काम किया। पहले सिर्फ अपर कास्ट रिफॉर्मर्स द्वारा स्थापित रिफॉर्मिस्ट ग्रुप्स थे। साथ ही एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स था जिसने इस कॉज का साथ दिया, द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनके लिए स्कूल्स सेटअप किए जो एजुकेशन से वंचित थे। उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स फिशर फोक और उन सेगमेंट्स को एजुकेट किया जो ओप्रेस थे। पुअर और सपोजिड लोअर कास्ट मासेस ने भी खुद को लिबरेट करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने सिटीज में माइग्रेट होकर खुद को अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स की गिरफ्त से आजाद किया। सिटीज में लोअर कास्ट से आने वाले लोगों को फैक्ट्रीज में वर्कर्स के तौर पर एम्प्लॉय किया गया और उन्हें म्युनिसिपैलिटीज में जॉब्स दी गई। सिटीज के बनने से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खुला। रोडलिंग, ड्रेन डिगिंग, स्वीपिंग और क्लीनिंग जैसे बहुत सी दूसरी तरह के काम थे। बहुत से लोग दूर की कंट्रीज जैसे कि ट्रिनिडाड और टोबैगो, इंडोनेशिया और मलेशिया की प्लांटेशंस में काम करने गए। आर्मी जैसी इंस्टीट्यूशंस ने भी अपॉर्चुनिटीज दी। माहर्स, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, उन्हें एक मार्शियल कास्ट के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया और आर्मी में इंडक्ट किया गया। इंडियन आर्मी में आज भी एक माहर रेजिमेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लेदर शूज की एक भारी डिमांड थी, तो आर्मी ने मडिगास जैसे एथनिक ग्रुप्स की मदद ली। मडिगास आज के आंध्र प्रदेश से लेदर वर्कर्स थे जिन्हें इसलिए इम्प्योर माना जाता था क्योंकि उन्हें हाइड पाने के लिए मरे हुए जानवरों से डील करना पड़ता था। क्या एक मरे हुए जानवर से मिलने वाला लेदर एक शू पहनने वाले को इम्प्योर नहीं बनाता? बस सोच रही हूँ। खैर, मडिगास आर्मी को शूज सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए। ऐसी डेवलपमेंट्स ने ओप्रेस्ड के बीच में से कुछ चुनिंदा लोगों को एजुकेशन और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए एनेबल किया। लेकिन इसने पूरी कंट्री में हालात नहीं बदले। क्या किसी को इंतजार करना था कि पहले कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल हो जाए जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट की मदद की जरूरत हो, या क्या किसी को सिटीज या फॉरेन कंट्रीज में भाग जाना था? नहीं, उन्हें फाइट बैक करना था। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक रिफॉर्मर ने बिल्कुल यही किया। वो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे जो एक सपोज्ड लोअर कास्ट से आते थे और उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ एक स्ट्रगल को लीड किया। उन्होंने ब्राह्मण्स के उस क्लेम को क्रिटिसाइज किया कि चूंकि वो आर्यंस है इसलिए वो पैदाइशी सुपीरियर है। उन्होंने असर्ट किया कि मराठा कंट्री साइड में पेसेंट्स हार्मनी में रहते थे जब तक आर्यंस आए और उन्होंने पेसेंट्स पर कंट्रोल गेन किया। उनके हिसाब से आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फॉरेनर्स थे और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आर्यंस ने नेटिव्स से सारी वेल्थ चुरा ली थी और पेसेंट्स पर डोमिनेंस बनाई और मान लिया कि वो अपर कास्ट है और नेटिव्स लोअर कास्ट। फुले ने आर्ग्यू किया कि नेटिव लोगों का सबकॉन्टिनेंट की पूरी लैंड पर राइटफुल अधिकार था। उन्होंने लेबरिंग शूद्रास और अति शूद्रास को, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, समझाया कि वो यूनाइट हो और कॉम्बैट करे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
ज्योतिराव फूले ने यहाँ तक कि सत्य शोधक समाज की शुरुआत की, एक एसोसिएशन बाय बर्थ सुप्रीमेसी के विचार का विरोध करने और इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए। फूले ने अमेरिका में स्लेवरी के खत्म होने को लेकर 1873 में गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी, अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने के सिर्फ 10 साल बाद। उन्होंने ये किताब अमेरिका के फ्री स्लेव्स को डेडिकेट की और इस तरह ड्रॉ किया एक पैरेलल अमेरिका के अर्स्टवाइल ब्लैक स्लेव्स और हमारी कंट्री की लोअर कास्ट के बीच। क्या आपने इसमें कुछ नोटिस किया? फूले सिर्फ उन प्रॉब्लम से नहीं रुके जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन के चलते पूरी दुनिया के ऑप्रेस्ड लोगों की तरफ से ऑपरेशन के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना क्रिटिसिज्म सब तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जताया, उन रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ भी जो अपर कास्ट की औरतों को ऑप्रेस करते थे। फूले अकेले नहीं थे। फूले जैसे दूसरे रिफॉर्मर्स थे जो पूरी कंट्री में काम कर रहे थे। मूवमेंट की शुरुआत की जो लेदर वर्कर्स के हालात बेहतर करने के लिए काम करती थी। हरिदास ठाकुर ईस्टर्न बंगाल के चंडाला कल्टीवेटर्स के साथ काम करते थे। हरिदास ने कास्ट सिस्टम का साथ देने वाले ब्राह्मणिकल टैक्स पर सवाल उठाए। नीचे साउथ में केरला में श्री नारायण गुरु कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलते थे। नारायण गुरु ने फेमसली कहा था, ஒரு ஜாதி ஒரு मदम ஒரு தெய்வம் मनुष्यन, जिसका मतलब है वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड ह्यूमन काइंड के लिए। कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ लड़ाई 20th सेंचुरी तक चलती रही। नॉन ब्राह्मण कास्ट के लीडर्स जिनके पास एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस की एक्सेस थी, उन्होंने ब्राह्मण सुप्रीमेसी के विचारों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। एंट्री हुई अंबेडकर और पेरियार की। वो कहते थे कि कास्ट सिस्टम से डील करने का एकमात्र तरीका था इसे पूरी तरह खत्म करना। डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक महर परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन का आजीवन सामना किया था। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के बाहर फ्लोर पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें उन टैप से पानी पीना अलाउड नहीं था जिन्हें अपर कास्ट के चिल्ड्रन इस्तेमाल करते थे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई करने के लिए एक फेलोशिप दी गई। जब 1919 में वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने खुद को कास्ट रिफॉर्मेशन के कॉज के लिए डिवोट कर दिया। उन्होंने एक्सटेंसिवली कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करने वाली पावर स्ट्रक्चर के बारे में लिखा। 1927 और 1935 के बीच उन्होंने 3 टेंपल एंट्री मूवमेंट्स को लीड किया। जब सपोजिटली अनटचेबल लोगों ने टेंपल्स में जाना और वहां के टेंपल टैंक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब ब्राह्मण्स बहुत हो रही थी साउथ इंडिया में। वो थी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इस मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स ने क्लेम किया कि ब्राह्मण्स नॉर्थ से आए आर्यन इन्वेडर्स के वंशज थे, जिन्होंने सदर्न लैंड को उनके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स द्रविडियंस से टेक ओवर कर लिया था। ये क्लेम ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के खिलाफ उनके चैलेंज का कोर बना। इस मूवमेंट को ईवी रामास्वामी या पेरियार जैसे कि उन्हें आमतौर पर जाना जाता था, उन्होंने लीड किया। वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के आइकॉन बन गए। जबकि वो अपनी अर्ली लाइफ में किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी पाई। वो मनुस्मृति, रामायणा और महाभारत जैसे टेक्स्ट के वोकल क्रिटिक बन गए, क्योंकि उनके हिसाब से इनका इस्तेमाल कास्ट सिस्टम को रीइंफोर्स करने और औरतों को डोमिनेट करने के लिए किया गया था। पेरियार ने 1919 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। नेशनलिस्ट के ऑर्गेनाइज किए एक फीस्ट में उन्होंने देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट्स कास्ट डिस्टिंक्शंस के हिसाब से बनाए गए थे। वो लोग जो लोअर कास्ट से थे
वो बहुत दूर बैठे थे उन लोगों से जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डिस्गस्ट के साथ छोड़ दिया कि कैसे एक पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल में एंगेज्ड है ऐसी कास्ट डिस्टिंक्शंस को अपहोल्ड भी कर रही है। पेरियार ने असर्ट किया कि सपोज्ड लोअर कास्ट को प्राउड होना चाहिए अपनी रिच तमिल और द्रविडियन कल्चर पर, जिसे ब्राह्मण्स ने अंडरमाइन किया था। इस बात से कन्विंस होकर कि लोअर कास्ट को फाइट करना था अपनी डिग्निटी के लिए, उन्होंने लॉन्च की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने असर्ट किया कि चूंकि रिलीजन और इनइक्वालिटी इतने इंटरट्वाइंड थे, तो अपने आप को ऑपरेशन से फ्री करने के लिए लोअर कास्ट को खुद को रिलीजन से